सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 को खरी खोटी सुनाई है। सोनिया ने कहा कि मैं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, जो भी बात करनी है मुझसे करिए, इसके लिए मीडिया का सहारा क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से ही खुले विचारों की सराहना की है, हम लोग एकजुट होंगे तो चुनावों के नतीजे भी अच्छे आएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि यदि आप लोग कहेंगे तो मैं फुल टाइम और कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बनी रहूंगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लखीमपुर हिंसा, महंगाई, कश्मीर, राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव सहित तमाम विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। सोनिया ने बैठक में कहा कि जल्द संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगामी राज्यों में चुनाव के साथ साथ और किन किन मुद्दों पर रूपरेखा तैयार हुई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पूरी सीडब्ल्यूसी की बैठक में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। सबसे पहला तो ये, सोनिया गांधी का पहला ही अपना ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि मैं अंतरिम अध्यक्ष नहीं हूं, मैं इस समय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हूं। तो ये सीधा संदेश था जो G23 के जो नेता हैं उनके लिए, क्योंकि इससे पहले ये कपिल सिब्बल के द्वारा सवाल उठाया गया था कि जब अध्यक्ष कोई नहीं है तो तमाम जो पार्टी के फैसले उनको कौन ले रहा है। तो ये सोनिया गांधी का सीधा जवाब था कि मैं इस समय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हूँ। दूसरा फैसला इसमें यह था कि जो कांग्रेस वर्किंग जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव अगले साल यानी 2022 में सितंबर के महीने में होगा और उसके चुनाव की प्रक्रिया अब से शुरू हो जाएगी। तो ये दो अहम बहुत बातें इस सीडब्ल्यूसी बैठक की रही। उसके साथ साथ सोनिया गांधी ने ये साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, किसी को अगर बात करनी है तो सीधा मुझसे बात करे, मीडिया में बात करने की बजाय पार्टी फोरम पे अपनी बातों को रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके अलावा क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो इसको लेकर रणनीति तैयार की गई, किस तरह से कैंपेन आगे चलाया जाएगा। लखीमपुर का मामला हो या फिर महंगाई का मामला हो, ये जो सारे मामले हैं या किसानों की समस्याओं से जुड़ा मामला हो, ये सारे मामले को लेकर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे सिद्धार्थनगर दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी यहां मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने सिद्धार्थनगर आ सकते हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनगर से प्रदेश के कई और जिलों के मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी यहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर का यह दौरा है, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा होना है। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर का दौरा है। आगे बढ़ते हैं। सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की हत्या के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। बीएसपी की यह मांग है कि पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दें। संभल से खबर है, बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने रामलीला के मंच पर कहा है कि तालिबान का समर्थक करने वालों का मुकाबला करने के लिए सबको एकजुट होना होगा और तालिबान समर्थकों की जीभ काटने पड़ेगी। ये बात कही गई है बीजेपी नेता के विवादित बयान में। तालिबान इस संभल क्षेत्र की धरती से आवाज निकलती है, तालिबान का समर्थन करने वालों की, तालिबान का समर्थन करने वालों की आवाज निकलती है। भाइयों, इन तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए भी हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा और उनकी
जवान को वहीं से काटना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो ताकतें हैं, जो इस प्रकार की तालिबान की भाषा बोलने वाले ये लोग हैं, हम किसी कीमत पर इस संबल क्षेत्र के अंदर, इस पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर तालिबानी समर्थकों को न हम टिकने देंगे, न हम पनपने देंगे। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। यूएसए, यूके और खाड़ी देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से खुलासा हुआ है। विदेशी संस्थाओं से करीब 150 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ है। उमर गौतम की संस्था को ब्रिटेन के अल फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए मिले थे। मौलाना कलीम की संस्था को 22 करोड़ रुपए मिले थे। भारी मात्रा में हवाला के जरिए भी फंडिंग हुई है। मौलाना कलीम ने नोएडा में कई प्रॉपर्टी खरीदी। तो उमर गौतम की संस्था को 57 करोड़ रुपए मिले। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अवैध धर्मांतरण में 150 करोड़ की फंडिंग, यहां पर चार्जशीट से इस बात का खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूएसए, यूके और खाड़ी देशों से फंडिंग हुई है। विदेशी संस्थाओं से 150 करोड़ की फंडिंग यहां पर इनको की गई है। कोर्ट में एटीएस की जो चार्जशीट दाखिल हुई उससे इस बात का खुलासा हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।